Good morning, students. In the previous lecture, I started the topic deductions under section 80C to 80U. So we will continue discussing those deductions. Already we have discussed this what is meant by gross total income, what are the different deductions. Then 80C की deductions मैंने आपको करा दी है, 80CCC भी हो गया है, 80CCD में भी, और ये भी मैंने आपको बता दिया था कि तीनों ही सेक्शंस का जो ओवरऑल लिमिट है वो 1,50,000 तक है, विच इज़ गिवन अंडर 80CCE। तो आज जो है हम डिडक्शन करेंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, विच इज़ अंडर सेक्शन 80D। तो जो इस डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं एलिजिबल एसएससी जो हैं, दैट इज़ ओनली इंडिविजुअल एंड HUF। तो यही दो इस डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं। बाकी लोग लाइक कंपनीज़ हो गया, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन्स है या पार्टनरशिप फर्म है, तो इस तरह के जो पर्सन्स हैं ये इस डिडक्शन को क्लेम नहीं कर सकते। सो इट इज़ मेंट ओनली फॉर इंडिविजुअल एंड HUF, and it is in regard to the medical insurance premium which the assessee pays। तो कोई भी इंश्योरेंस अगर इंडिविजुअल ने HUF ने ख़रीदा है विच इज़ रिलेटेड टू मेडिकल इंश्योरेंस, तो प्रीमियम जो पे कर रहे हैं उस प्रीमियम से रिगार्डिंग यहाँ पर हम डिडक्शन इस सेक्शन के अंडर डिडक्शन ले सकते हैं। और इस डिडक्शन की भी लिमिट है, ऐसा नहीं है कि जितना अमाउंट का आपने प्रीमियम पे किया है तो वो सारा का सारा डिडक्शन की फॉर्म में क्लेम कर सकते हैं। नो, सो देर आर सर्टेन लिमिट्स एंड कंडीशंस विद रिस्पेक्ट टू अवेलिंग दिस डिडक्शन। तो देखिए क्या क्या कंडीशंस हैं। सबसे पहला तो जो मोड ऑफ पेमेंट है प्रीमियम पे करने का, दैट मस्ट बी एनी मोड अदर देन द कैश, यानी कि कैश में अगर प्रीमियम पे कर रहे हैं तो दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, तो फिर डिडक्शन क्लेम नहीं हो सकती। सो वी नीड टू पे द प्रीमियम through such modes like through check, through online transfers, or through ATM debit cards or credit cards। अगर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे हमने किसी तरह का कैश स्पेंड किया है तो दैट कैश इज़ अलाउड इन द फॉर्म ऑफ डिडक्शन। ओके, तो ओनली फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप द पेमेंट थ्रू कैश इज़ अलाउड। लेकिन इसमें भी मैक्सिमम डिडक्शन है कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप जो है, और वो उसमें कौन कौन इंक्लूड है, फैमिली एंड पेरेंट्स, तो इसमें 5,000 की लिमिट है, इतने अमाउंट का हम डिडक्शन ले सकते हैं। तो जो इंडिविजुअल की फैमिली है उसमें कौन कौन इंक्लूडेड होते हैं, इंडिविजुअल खुद होता है, स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन। ओके, तो इंडिपेंडेंट अगर चिल्ड्रन है तो वो इंक्लूड नहीं होंगे फैमिली में, ओनली एंड ओनली डिपेंडेंट चिल्ड्रन। जबकि जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स के केस में फादर एंड मदर बोथ आर देयर, और इसमें चाहे वो डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है वो फैमिली का पार्ट होते हैं। फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ आर नॉट इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ पेरेंट्स। तो जो बर्थ पेरेंट्स हैं सिर्फ वही इसमें इंक्लूडेड होंगे। देन इज नोटिफाइड स्कीम, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि कोई मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी ही ले रखी हो उसी का प्रीमियम हो। देयर मे बी सम कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ सर्विस स्कीम ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, तो अगर उसमें भी इस तरह की नोटिफाइड स्कीम्स में भी अगर हम किसी तरह का कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग भी क्लेम ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो है इसकी कंडीशंस को और अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और ये भी एक्सप्लेन किया है कि कितने अमाउंट का डिडक्शंस क्लेम किया जा सकता है। सो फर्स्ट इज़ रिगार्डिंग इंडिविजुअल एंड द सेकेंड इज़ HUF। तो यहाँ पे हमारा इंडिविजुअल हो गया, इंडिविजुअल, और ये हमारा HUF है। तो इंडिविजुअल के केस में फैमिली भी अलाउड है और पेरेंट्स भी अलाउड है, जबकि HUF में सिर्फ मेंबर ही होता है। तो पहला तो जो बेनिफिट मिल सकता है दैट इज़ रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। तो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं तो इंडिविजुअल अपने फैमिली के लिए भी इंश्योरेंस ले सकता है, पेरेंट्स के लिए भी ले सकता है, और HUF अपने मेंबर के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर सकता है, और उस प्रीमियम के लिए वो फिर डिडक्शन भी क्लेम कर सकता है।
पर अगर कंट्रीब्यूशन किया है किसी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में तो केवल और केवल इंडिविजुअल अपनी फैमिली के रिगार्डिंग इस डिडक्शन को ले सकता है, इस अमाउंट की डिडक्शन ले सकता है। पेरेंट्स और HUF को ये डिडक्शन अवेलेबल नहीं है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के केस में भी प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल के केस में अवेलेबल है, HUF के केस में इसकी डिडक्शन नहीं मिलती है। और इन तीनों को क्लब करके जो मैक्सिमम अमाउंट का डिडक्शन है इन केस ऑफ बोथ इंडिविजुअल एंड HUF इज़ 25,000। इसका मतलब ये नहीं है जैसे यहाँ फैमिली और पेरेंट्स का अलग अलग 25 दिखा रखा है, डजंट मीन कि फैमिली के लिए आप 25 एक बार क्लेम करेंगे और पेरेंट्स के लिए 25 क्लेम कर सकते हैं। नो, द टोटल डिडक्शन पर्सन एंड इंडिविजुअल कैन क्लेम इज ऑफ अमाउंट 25,000। उसमें से कुछ अमाउंट वो फैमिली का भी हो सकता है, पेरेंट्स का भी हो सकता है, बट टोटल कैन नॉट एक्सीड ₹25,000। एडिशनल डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अगर मेडिक्लेम पॉलिसी नहीं ले रखी है किसी सीनियर सिटीज़न की लाइफ पे। तो अगर इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है लेकिन फिर भी उसके ऊपर किसी तरह का एक्सपेंस कर रखे हैं, अगर मेडिक्लेम पॉलिसी पे खर्चा किया है ऑफ लाइफ ऑफ सीनियर सिटीज़न तो 25,000 का एडिशनल बेनिफिट है। मींस अगर पेरेंट्स की एज जो है या फैमिली मेम्बर की एज 60 ईयर्स से अबव है तो ऐसे में अगर मेडिक्लेम पॉलिसी ले रखी है उनकी तो मेडिक्लेम पॉलिसी लेने पर एडिशनल ले सकते हैं हम 25,000 का। तो टोटल जो है 50,000 का यहाँ पर हम डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। सो दिस इज़ फॉर पॉइंट 1। जो दूसरा पॉइंट है ये प्रीमियम हमने कोई कंट्रीब्यूशन किया तो उससे रिगार्डिंग है, और ये कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये एक्चुअल एक्सपेंडिचर से रिगार्डिंग है कि अगर पॉलिसी ख़रीदने की बजाय इंश्योरेंस प्रीमियम पे करने की बजाय अगर एक्चुअल एक्सपेंडिचर हो रहा है किसी सुपर सीनियर सिटीज़न मीन्स 80 ईयर्स एंड अबव, तो 80 ईयर्स अबव का कोई सिटीज़न अगर सीनियर सिटीज़न हमारी फैमिली का पार्ट है, पेरेंट्स अगर हैं, तो उनकी हेल्थ पर अगर कोई मेडिकल एक्सपेंडिचर हो रहा है तो उससे रिगार्डिंग डिडक्शन क्लेम की जा सकती है तीनों ही कैटेगरीज़ में। और जो डिडक्शन क्लेम हो सकता है उसका अमाउंट है 50,000 फॉर द सेकेंड पॉइंट। और टोटल अगर हम फर्स्ट और सेकेंड को कंबाइन करें तो मैक्सिमम सीलिंग भी 50,000 की है। तो ऐसा नहीं है कि हम 25,000 फैमिली के लिए क्लेम कर लें प्रीमियम पॉलिसी, 25,000 पेरेंट्स के लिए कर लें, फिर हम सीनियर सिटीज़न यहाँ पे भी एंड देन 50,000, तो इतना टोटल डिडक्ट, तो ऐसे करके अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो अमाउंट जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम क्लेम कर सकते हैं दैट इज़ 50,000। तो जुडिशली हमको जो है एक्सपेंडिचर इंश्योरेंस प्रीमियम में करना चाहिए कि कितना अमाउंट सफिशिएंट रहेगा फॉर फैमिली एंड पेरेंट्स कि टोटल डिडक्शन कैन नॉट एक्सीड इन बोथ दीज सेक्शन फॉर मोर देन 50,000। इसी तरह से इसको भी अगर सेकेंड पॉइंट को भी इंक्लूड कर लें तो भी 50,000 से एक्सीड ये नहीं कर सकती है। सो वी नीड टू टेक केयर दिस पॉइंट कि कितना अमाउंट, लेट्स सपोज इसमें हमने 5,000 पे कर दिया, यहाँ भी 5,000 है, तो दिस बिकम्स टोटल 10,000। यहाँ पे अगर 15,000 हो गया है, ओके, तो इस तरह से करके टोटल मैक्स टू मैक्स 50,000 हम यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। तो इसमें भी मान लीजिए 10,000 का हमने कुछ एक्सपेंस कर दिया है ऑन द हेल्थ ऑफ द सीनियर सिटीज़न, तो हम देखिए कि दिस बिकम्स 25 एंड 10 35, तो टोटल 35,000। तो यानी कि अभी भी 15,000 रहते हैं जो कि यहाँ पर कहीं यूटिलाइज हो सकते हैं। सो जुडिशियली वी कैन प्लान कर सकते हैं, टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं और साथ में बेनिफिट्स भी ले सकते हैं। The next is for deduction for maintenance and medical treatment of dependent disabled. Okay, so 80DD का जो section है that is for maintenance and medical treatment of a disabled person जिसको कि disability है किसी तरह की, और वो जो disabled person है वो dependent है हमारे assessee के ऊपर। तो जो 80D की जो डिडक्शन थी, 80D की डिडक्शन जो इधर है
दिस इज रिगार्डिंग द कॉन्ट्रीब्यूशन दैट वी आर डूइंग फॉर द मेडिकल इंश्योरेंस। यहाँ तो प्रीमियम की बात हो रही है, और यहाँ पर 80DD में जो है इट इज़ द एक्चुअल एक्सपेंसेस दैट आर बीइंग इनकर्ड बाय द असेसी ऑन द ट्रीटमेंट। तो ना केवल ट्रीटमेंट, अगर उसको, क्योंकि डिसेबल्ड पर्सन है तो डिसेबल्ड पर्सन को मेंटेन भी करना होता है, सो उससे रिगार्डिंग भी अगर किसी तरह के एक्सपेंसेस हैं तो दैट कैन ऑल्सो बी क्लेम्ड इन द फॉर्म ऑफ डिडक्शन। तो देखिए एलिजिबल एसएससी कौन है हमारा, रेजिडेंट इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, इन दोनों को ही ये डिडक्शन अवेलेबल है। और कौन कौन सी पेमेंट है जो कि डिडक्शन में हम क्लेम कर सकते हैं, तो दो तरह की पेमेंट्स जो हैं अलाउड हैं। पहला तो है एक्सपेंडिचर ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट और दूसरा है ऑन मेंटेनेंस ऑफ द डिपेंडेंट डिसेबल्ड। तो मेडिकल ट्रीटमेंट में एक्चुअल ट्रीटमेंट भी इंक्लूड हो गया, डॉक्टर की फीस एट्सेट्रा। इट ऑल्सो इंक्लूड नर्सिंग, ट्रेनिंग एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ द डिपेंडेंट डिसेबल्ड। इस पर्टिकुलर डिडक्शन की खास बात ये है कि एक्चुअल अमाउंट चाहे जितना भी इनकर हुआ हो, पर एक फ्लैट रेट से हमको डिडक्शन इस केस में मिलती है। तो अगर एक्चुअली में चाहे आपका ज़ीरो अमाउंट का खर्चा हुआ है, लेकिन फिर भी मान लीजिए किसी भी तरह का मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं कराया, ओनली इट इज़ द मेंटेनेंस अमाउंट दैट यू आर इनकरिंग और द एसएससी इज इनकरिंग। तो लेट्स सपोज उसका जो पूरे साल का मेंटेनेंस का खर्चा आया है दैट इज 60,000 ओनली, लेकिन फिर भी उसको डिडक्शन कितनी मिल सकती है, 75,000 की, और 1,25,000 की मिल जाएगी अगर वो डिपेंडेंट पर्सन जो है वो सिवियर डिसेबिलिटी के साथ है। सिवियर डिसेबिलिटी मीन्स 80% से ज़्यादा की डिसेबिलिटी है, 80% और मोर डिसेबिलिटी। यहाँ पर डिपेंडेंट का मीनिंग स्पेसिफाई किया है कि डिपेंडेंट कौन कौन हो सकते हैं। अगर इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल के केस में स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ठीक है। देन एचयूएफ के केस में जो मेंबर है एचयूएफ का, दैट कैन बी द डिपेंडेंट। अब वो डिपेंडेंट जो है वो होली और मेनली जो है इस इंडिविजुअल या एचयूएफ के ऊपर डिपेंडेंट होना ज़रूरी है, अदरवाइज यू कैन नॉट क्लेम डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन। फर्दर अंडर सेक्शन 80U ऑल्सो हम जो है डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं डिसेबिलिटी से रिगार्डिंग। तो अगर यहाँ पर डिडक्शन क्लेम कर ली है तो इस सेक्शन के अंडर डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। तो ये तो एक जनरल रूल है टैक्सेशन का कि अगर आपने ऑलरेडी एक बेनिफिट ले लिया है किसी भी सेक्शन के अंडर, तो फिर सेम एक्सपेंस पे या इनकम पे हम किसी और तरह का बेनिफिट नहीं ले सकते और किसी सेक्शन में। So if we have already claimed a deduction under any of these sections, we cannot claim deduction of the same amount in any other section. तो यानी कि अगर किसी एक सेक्शन में ले लिया, लेट्स सपोज 80U में ले लिया तो 80DD में नहीं मिलेगा, 80DD में ले लिया तो 80U में नहीं मिलेगा, तो किसी एक में ही मिलेगा। डबल बेनिफिट अलाउड नहीं है। देन नेक्स्ट इज डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट। देखिए ये वाली जो डिडक्शन थी इट वाज फॉर डिसेबल्ड पर्सन, लेकिन यहाँ पर मेडिकल ट्रीटमेंट की बात है, लेकिन डिसेबल्ड नहीं है, यहाँ पे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है। तो उस केस में अगर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट होता है तो वहाँ पर भी उस अमाउंट की भी डिडक्शन क्लेम की जा सकती है। तो ये डिडक्शन जो है अगेन इंडिविजुअल और एचयूएफ को ही अवेलेबल है, और ये किसके रिगार्ड मिल सकती है, खुद के लिए मिल सकती है या फिर डिपेंडेंट के लिए, और एचयूएफ के केस में वो मेंबर होना चाहिए। और अमाउंट जो है दैट इज़ 40,000, यानी 40,000 की हम डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। और अगर सीनियर सिटीज़न के मेडिकल ट्रीटमेंट पे एक्सपेंस हो रहा है तो 1 लाख रुपीज़ का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, और दी एक्चुअल अमाउंट विच एवर इज़ लेस। तो यहाँ पर कंडीशन है, यानी यहाँ पर ये फ्लैट रेट नहीं है कि आपका एक्सपेंस चाहे जितना भी हो आपको 40,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। नो, दैट वाज ओनली इन द प्रीवियस सेक्शन। यहाँ पर तो जितने अमाउंट का आपका एक्चुअल एक्सपेंस हुआ है, एक्चुअली आपने पे किया है वो अमाउंट प्लस दिस अमाउंट, इन दोनों में से जो भी लेस है उतने अमाउंट का ही डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अगर किसी तरह का अमाउंट रिसीव हुआ है असेसी को अंडर एनी इंश्योरेंस और इफ़ इट इज़ रीएम्बर्स्ड बाय द एम्प्लॉयर, तो अगर रीएम्बर्समेंट हो गई है या कोई इंश्योरेंस मिल गया है
देन दिस डिडक्शन विल नॉट बी अवेलेबल, यानी हम फिर इसमें भी क्लेम कर लें वो हमारे लिए अलाउड नहीं है। देन इज सेक्शन 80E। 80G जो है दैट वाज रिगार्डिंग द मेडिकल एक्सपेंसेस, और 80E जो है इट इज़ रिगार्डिंग द इंटरेस्ट। नाउ फर्स्ट 80E इट इज़ रिगार्डिंग द इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन। तो ये हायर एजुकेशन पे लोन अवेलेबल होते हैं और उस पर अगर किसी भी तरह का इंटरेस्ट हमारा असेसी पे कर रहा है, असेसी कौन, ओनली इंडिविजुअल्स, तो इंडिविजुअल के लिए ही ये डिडक्शन अवेलेबल है। तो इंडिविजुअल जो है किसी भी हायर एजुकेशन पर्पस के लिए लोन लेता है और उस पर इंटरेस्ट पे करता है तो उसकी वो डिडक्शन क्लेम कर सकता है। पर लोन कहाँ से लेना ज़रूरी है, ओनली थ्रू बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस। तो ऐसा नहीं है कि हमने हमारे रिलेटिव्स से लोन ले लिया है या और भी काफ़ी सारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं जहाँ से कि लोन लिया जाता है, तो वहाँ से नहीं लेना है। वी हैव टू टेक लोन फ्रॉम द बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और फ्रॉम अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस। पर्पज़ क्या होना चाहिए लोन का, दैट इज़ हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन के लिए लें, और हायर एजुकेशन का यहाँ क्या मतलब है, एजुकेशन आफ्टर क्लास 12th। तो क्लास 12th के बाद जो भी इक्विवेलेंट क्लास 12th हो या उससे इक्विवेलेंट कोई डिग्री हो, उसके बाद जो एजुकेशन है दैट इज़ कॉल्ड हायर एजुकेशन। तो ये हायर एजुकेशन के लिए, वो हायर एजुकेशन खुद के लिए भी हो सकती है, उसके रिलेटिव्स यानी कि स्पाउस और चिल्ड्रन के लिए हो सकती है, या फिर ऐसा स्टूडेंट जिसका कि वो एक लीगल गार्डियन है। तो ऐसे लोगों के लिए अगर लोन लिया जा रहा है हायर एजुकेशन के लिए, देन द डिडक्शन कैन बी क्लेम्ड। जो एजुकेशन है वो इंडिया में भी ली जा सकती है और बाहर भी, इंडिया से बाहर भी, दोनों के लिए ही एप्लीकेबल है। और कोर्स जो है फुल टाइम भी हो सकता है और पार्ट टाइम भी। तो ऐसे केस में जो है जो इंटरेस्ट पे किया जा रहा है उसकी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 8 years। और ये फर्स्ट ईयर कब से स्टार्ट होगा, फ्रॉम द असेसमेंट ईयर, जिस साल से इंटरेस्ट जो है पे करना शुरू किया होता है लोन पे। तो यानी कि लोन तो मिल जाता है शुरू में, उसके बाद हायर एजुकेशन वो बंदा लेता है और एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद ही उस पर इंटरेस्ट पे करना शुरू किया जाता है। ऐसा नहीं है कि लोन लेते ही शुरू हो जाएगा इंटरेस्ट, नहीं, उसको एजुकेशन कंप्लीट करने दिया जाता है एंड देन द इंटरेस्ट की अमाउंट जो है वो ड्यू होती है। तो जब से इंटरेस्ट पे करना शुरू करता है असेसी, उस तारीख से अगले 8 साल तक इसकी डिडक्शन ले सकते हैं। देन इज डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। यहाँ पर कौन से लोन की बात हो रही है, ऐसा लोन विच इज़ टेकन फॉर सर्टेन हाउस प्रॉपर्टी, यानी जो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी होती है उसको परचेज करने के लिए अगर लोन लिया जा रहा है तो उस लोन पे जो इंटरेस्ट पे करते हैं तो उस इंटरेस्ट को डिडक्शन की फॉर्म में क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80EE। और ये जो इंटरेस्ट की अमाउंट है इसकी सीलिंग है दैट इट कैन बी क्लेम्ड अप टू ओनली ₹1,50,000। और जो लोन है दैट मस्ट बी टेकन फ्रॉम सम बैंक और अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। कंडीशन क्या है इसकी, कंडीशन ये है सबसे पहले तो इसका टाइम पीरियड है, यानी ये लोन जो है ये इस टाइम पीरियड के बीच में ही सैंक्शन हुआ होना चाहिए। तो ये एक 1 ईयर का टाइम पीरियड है जो कि 1 अप्रैल 2019 से स्टार्ट होकर 31 मार्च 2020 को एंड हो जाता है। तो विद इन दिस टाइम पीरियड अगर लोन सैंक्शन हुआ है तो उस लोन पे इंटरेस्ट जो है इस पर्टिकुलर सेक्शन में डिडक्शन की फॉर्म में अवेलेबल है। सेकेंड कंडीशन जो है दैट इज़ उस रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है दैट शुड नॉट एक्सीड ₹45 लाख। एंड लास्ट इज उस असेसी के पास किसी और तरह का रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए इस टाइम पीरियड के बीच में। ठीक है, तो अगर इससे पहले थी और उसने सेल कर दी, अब कोई ओनर नहीं है, इस टाइम पीरियड में ओनर नहीं है, वो इसके बाद परचेज कर सकता है, लेकिन विद इन दिस टाइम पीरियड ही शुडंट बी ओनर ऑफ एनी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। ओके, तो अगर नहीं है, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो इस सेक्शन के अंडर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। फर्दर जो है इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हाउस प्रॉपर्टी जो है और सेक्शंस में भी इसकी डिडक्शन अवेलेबल है। तो अगर किसी और सेक्शन में इसकी डिडक्शन ले ली है तो इस पर्टिकुलर सेक्शन में फिर से डिडक्शन नहीं मिलेगी। नेक्स्ट इज डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल ऑन लोन टेकन टू परचेज इलेक्ट्रिक व्हीकल।
अभी गवर्नमेंट का काफ़ी फोकस है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करें लोग, तो उन्होंने इससे रिगार्डिंग डिडक्शन अलाउ कर दी है। डिडक्शन ये है कि अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल को परचेज करने के लिए लोन ले रहे हैं तो उस लोन पे जो इंटरेस्ट पे करेंगे तो उसकी डिडक्शन इस सेक्शन में क्लेम कर सकते हैं। जो लोन सैंक्शन का टाइम पीरियड है दैट इज़ फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2023, और इसके जो डिडक्शन की अमाउंट है वो उसकी भी सीलिंग है कि जो इंटरेस्ट है वो 1,50,000 तक ही अवेलेबल है, यानी इससे ज़्यादा का अगर इंटरेस्ट है तो सिर्फ ये कि वेयर द डिडक्शन इज़ अवेलेबल फॉर इफ़ यू हैव क्लेम्ड द डिडक्शन अंडर एनी अदर सेक्शन, तो फिर दोबारा से इसकी डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। So those were the deductions under section 80E and now the deductions under section 80G. 80G में जो है सारी डोनेशन से रिलेटेड डिडक्शंस हैं। देखिए सबसे पहले 80G के डिडक्शंस हम देखते हैं जो कि किस रिस्पेक्ट में है। इट इज़ विद रिस्पेक्ट टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, डोनेशन टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, एंड दिस इज़ अवेलेबल टू एनी एसएससी, यानी हर कोई इस एसएससी को क्लेम कर डिडक्शन को क्लेम कर सकता है, चाहे वो रेजिडेंट है चाहे नॉन रेजिडेंट है, कंपनीज़ हैं, फर्म्स हैं, पार्टनरशिप फर्म्स हैं, लोकल बॉडीज़ हैं। लोकल बॉडीज़ का मतलब है नहीं गवर्नमेंट बॉडीज़ नहीं होनी चाहिए। एलिजिबल पेमेंट क्या है? डोनेशंस मेड टू स्पेसिफाइड फंड्स। सी स्पेसिफाइड यानी कि 4 ग्रुप्स बने हुए हैं, इसमें ABCD के ग्रुप्स बने हुए हैं। इन ग्रुप्स में कुछ फंड्स के नेम दे रखे हैं, राइट? A, B, C एंड D, ये 4 ग्रुप्स हैं। इसमें फंड्स के नाम दे रखे हैं, तो उन्हीं फंड्स में डोनेशन अगर की है तो 80G में डोनेशन की डिडक्शन मिलेगी। और जो एक और कंडीशन है कि ये जो डोनेशन आप करते हैं, ये डोनेशन जो है कैश में नहीं होनी चाहिए। कैश के अलावा कोई और मोड हो, जैसे चेक के थ्रू या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र्स आप कर सकते हैं बैंक के थ्रू, तो वहाँ से, या ATM, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इनके थ्रू पेमेंट होनी चाहिए, नॉट थ्रू कैश। अगर कैश से पेमेंट की है तो 2,000 से ज़्यादा की डिडक्शन नहीं मिलेगी। फर्दर अगर डोनेशन काइंड में की है, लाइक आपने कोई फर्नीचर डोनेट कर दिया है या खाने की चीज़ें डोनेट कर दी हैं, तो इनसे रिगार्डिंग किसी भी तरह की डिडक्शन नहीं है। पिछले सालों की इनकम से भी हम डोनेशन कर सकते हैं, एग्जेम्प्टेड इनकम से भी डोनेशंस कर सकते हैं, और ऐसी डोनेशंस पर इस पर्टिकुलर ईयर में हम डिडक्शन भी ले सकते हैं। इसके लिए जो हमें कैलकुलेट करना है दैट इज़ एडजस्टेड GTI। GTI क्या होता है? GTI होता है ग्रॉस टोटल इनकम, जिसमें कि हम सभी हेड्स की इनकम ऐड कर देते हैं। तो इसमें से हमें फिर कुछ चीज़ें रिड्यूस करनी है, यानी सब्ट्रैक्ट करनी है टू अराइव एट एडजस्टेड GTI। तो वो क्या क्या चीज़ें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे? सबसे पहला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 एंड 112A। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स सब्ट्रैक्ट कर देंगे अगर हमारी ग्रॉस टोटल इनकम का पार्ट है तो। इसी तरह शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एज पर द सेक्शन 111A, इसको भी हम रिड्यूस करेंगे GTI में से। थर्ड इज़ ऑल परमिसिबल डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C टू 80U। तो जितनी भी डिडक्शंस एसएससी की बनती हैं, क्लेम कर सकता है वो इन सेक्शंस में, वो सारी की सारी हमारी GTI में से हम रिड्यूस करेंगे, एक्सेप्ट द डिडक्शन अंडर 80G। 80G यानी कि इस पर्टिकुलर सेक्शन, यानी जिस सेक्शन की डिडक्शन हम कैलकुलेट कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ डिडक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वहाँ जब हम एडजस्टेड GTI निकालते हैं तो वो पर्टिकुलर सेक्शन की डिडक्शन को हम, क्योंकि वो तो निकाल ही रहे हैं अमाउंट, तो वो इंक्लूड नहीं होगी, बाकी सारी डिडक्शंस जो है उसमें से एक्सक्लूड कर देंगे। एंड फोर्थ इज एग्जेम्प्टेड इनकम। तो कोई एग्जेम्प्ट इनकम अगर GTI का पार्ट है तो वो एग्जेम्प्टेड इनकम भी इसमें से रिड्यूस करना है। तो AGTI आ जाएगा, एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगा हमारा इससे, और उस एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम का हमको लेना है 10%। वो 10% हमारा क्या होता है? क्वालिफाइंग लिमिट होती है वो। तो लेट सपोज हमारी एडजस्टेड GTI आ गया है 2 लाख रुपीज़ आ गया है,
तो उसका 10% कितना हो गया 20,000। तो हमारी क्वालिफाइंग लिमिट कितनी आ गई 20,000 आ गई। तो अब देखिए डिडक्शंस कैसे मिलती हैं। मैंने बताया कि जो स्पेसिफाइड फंड्स हैं ये 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, ABCD। ए में जो है डिडक्शंस जो अवेलेबल हैं दैट इज़ 100% ऑफ द डोनेशन। तो जितना भी अमाउंट अगर हमने ए कैटेगरी वाले फंड्स में डोनेट किया है तो 100% डिडक्शन मिलेगी। बी कैटेगरी फंड्स में अगर डोनेशन किया है तो 50% ऑफ द अमाउंट का डिडक्शन मिल जाएगा। अगर सी कैटेगरी वाले फंड्स में डोनेशन की है तो डोनेशन तो मिलेगी 100% की, लेकिन विद क्वालिफाइंग लिमिट। क्वालिफाइंग लिमिट क्या है हमारा 10% ऑफ AGTI। और डी कैटेगरी के केस में क्या है 50% ऑफ द क्वालिफाइंग लिमिट। क्वालिफाइंग लिमिट वही है 10% ऑफ AGTI, तो उसका 50% हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर लिस्ट दे रखी है कि कौन कौन से फंड्स हैं जो कि ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी और डी कैटेगरी के। ये वाला जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज़ फॉर ए कैटेगरी, और इस पर 100% डिडक्शन है विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट, यानी कोई क्वालिफाइंग, इसमें एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसमें हमें क्वालिफाइंग लिमिट निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर इन फंड्स में किसी भी तरह की डोनेशन की है, चाहे वो कितने भी अमाउंट की है, 10 लाख, 15 लाख, करोड़, तो 100% हमको डिडक्शन मिलेगी। कौन कौन से हैं ये फंड्स? द नेशनल डिफेंस फंड सेटअप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड, प्राइम मिनिस्टर आर्मेनिया अर्थक्वेक रिलीफ फंड। तो ये लिस्ट है, 23 फंड्स यहाँ पर दिए हुए हैं। ये सारे के सारे फंड्स में अगर डोनेशन करते हैं तो 100% की डिडक्शन मिलती है। फिर सेकंड जो है हमारा, सेकंड इज़ 50% ऑफ डिडक्शन विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट। तो ये 4 फंड्स हैं। इन चारों फंड्स में अगर डोनेशन करते हैं, असेसी डोनेशन करता है, तो उसको जितना भी अमाउंट डोनेट किया है, लेट्स सपोज 10 लाख डोनेट किया है, तो उसको 5 लाख की डिडक्शन मिल जाएगी, क्योंकि ये जो है 50% मिलती है डोनेशन की विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट। यानी इस केस में भी एडजस्टेड GTI और क्वालिफाइंग लिमिट निकालने की ज़रूरत नहीं है। जो थर्ड है, यानी कि हमारा जो सी कैटेगरी का फंड है, उसमें 100% डिडक्शन मिलती है, लेकिन क्वालिफाइंग लिमिट लगी होती है। यानी कि जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, उसमें 20,000 की क्वालिफाइंग लिमिट आई थी। तो अगर असेसी ने 10,000 रुपीज़ की डोनेशन की है तो उसको 10,000 पे 100% डिडक्शन, यानी 10,000 टोटल की डिडक्शन मिल जाएगी। और अभी भी हमारी क्वालिफाइंग लिमिट में मान लीजिए 10,000 रिड्यूस कर दिया है, तो 10,000 अभी भी बचा है, 10,000 की और हम डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसी तरह से जो फोर्थ कैटेगरी है, इसमें 50% मिलेगा, जितना भी डोनेशन किया उसका 50% सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट। अब लेट्स सपोज इस वाले फंड में 10,000 और हमने डोनेट कर दिया है, और इस वाले फंड में 10,000 डोनेट किया था, तो 20,000 का क्वालिफाइंग लिमिट है। तो पहले हमेशा इस वाली को एडजस्ट करते हैं। तो एडजस्ट किया है, इसका तो 100% डिडक्शन मिल गया, राइट। तो 10,000 हमको 10,000 का 10,000 हम क्लेम कर सकते हैं। इस वाले केस में 10,000 नहीं, इसमें 50% क्लेम कर सकते हैं, तो 5,000 हम यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। तो 10 + 5 15,000 डेफिनेटली हम इसको क्लेम कर सकते हैं, बिकॉज वो क्वालिफाइंग लिमिट के दायरे में ही है। तो 15,000 क्लेम हो जाएगा। लेट्स सपोज कि हमने डोनेशन कर दिया है, इस पर्टिकुलर सेक्शन में 15,000 डोनेट कर दिया, और यहाँ पर भी हमने 15,000 डोनेट कर दिया। तो 15,000 की ये 100% वाली डिडक्शन है, तो 20,000 क्वालिफाइंग लिमिट है, तो 15,000 का बिल्कुल हमको डिडक्शन मिल जाएगा। यहाँ पे 15,000 का डोनेशन किया है और ये 50% वाला है, तो यानी 7,500 का हम क्लेम कर सकते हैं। लेकिन देखिए अभी हमारी क्वालिफाइंग लिमिट थी 20,000, जिसमें से कि 15,000 हम यहाँ पर कंज्यूम कर चुके हैं। अब सिर्फ 5,000 और बचे हैं, तो इसमें से हमको सिर्फ 5,000 की छूट मिलेगी, 2,500 जो कि हम क्लेम कर सकते थे, बट बिकॉज क्वालिफाइंग लिमिट के से बियॉन्ड है ये, तो इसलिए वो 2,500 का हमें किसी तरह का बेनिफिट नहीं मिलेगा। यहाँ पे वही चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं कि किस तरह से ये कैलकुलेट किया जाता है। ए और बी में जो भी डिडक्शंस हैं वो फुल्ली अलाउड है, उस पर कोई क्वालिफाइंग लिमिट नहीं लगती। तो सबसे पहले हमें GTI निकालना है, फिर AGTI निकालना है और उसका 10% निकालना है। फिर ये देखना है कि वो कौन सी कैटेगरी में, C में है या D में है, कितनी टोटल अमाउंट ऑफ डोनेशंस हैं। तो सबसे पहले 100% वाली निकालेंगे, यानी C वाले
को एडजस्ट करेंगे, उसके बाद डी वाली को एडजस्ट करेंगे, और कीपिंग इन माइंड द क्वालिफाइंग लिमिट। ए और बी के केस में हमें किसी तरह की क्वालिफाइंग लिमिट देखने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ विद रिस्पेक्ट टू द रेंट पेड। अगर हमारा असेसी कोई रेंट पे कर रहा है फॉर दी रेजिडेंशियल अकोमोडेशन ओनली, और उसको कोई HRA नहीं मिल रहा है या रेंट फ्री अकोमोडेशन नहीं है उसके पास, तो ऐसे में अगर वो रहने के लिए जो रेजिडेंशियल अकोमोडेशन उसके पास है उसको उस पर किसी तरह का रेंट पे करना पड़ता है, तो रेंट पर वो डिडक्शन क्लेम कर सकता है अंडर सेक्शन 80GG। और डिडक्शन की अमाउंट क्या होगी? ₹5,000 एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओवर 10% ऑफ एडजस्टेड GTI एंड 25% ऑफ AGTI। तो ये तीनों वैल्यूज़ हम निकालेंगे, इन तीनों में से जो भी लीस्ट होगी उतने अमाउंट की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। एडजस्टेड GTI कैसे निकलेगा? देखो ये तो हर जगह सेम है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, all the deductions under section 80C to 80U except deduction under section 80GG। डबल जी है यहाँ पे, क्योंकि इस सेक्शन की तो हम डिडक्शन कैलकुलेट ही कर रहे हैं, तो जिस सेक्शन की डिडक्शन कैलकुलेट की जाती है उसको छोड़कर बाकी जितनी भी डिडक्शंस हैं वो सारी की सारी रिड्यूस हो जाती हैं। तो ऐसे हमारा एडजस्टेड GTI निकलता है। तो इसका 25% लेना है, फिर इसका 10% लेना है, और ₹5,000 है ये, तो ये ₹5,000 हो गया। जितना रेंट हम पे कर रहे हैं, लेट्स सपोज रेंट पे कर रहे हैं 8,000, और एडजस्टेड GTI है एक इंडिविजुअल का 2 लाख रुपीज़, सॉरी यस 2 लाख रुपीज़। तो 2 लाख रुपीज़ का 10% हो गया 20,000। तो एक्सेस कितना है? एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओवर 10% ऑफ एडजस्टेड GTI निल, राइट, क्योंकि एक्सेस तो है ही नहीं रेंट। हमारा एडजस्टेड 10% जो है एडजस्टेड GTI का 20,000 है, तो निल आ गया, तो हमें किसी तरह की डिडक्शन नहीं मिलेगी। ऑन द अदर हैंड ऑपोजिट होता तो, यानी कि अगर हमारा एडजस्टेड GTI का अमाउंट आता, लेट्स सपोज ये अमाउंट जो है रेंट जो है हम पे कर रहे हैं 30,000, तो अब एक्सेस कितना पे कर रहे हैं? 10,000 एक्सेस पे कर रहे हैं, तो 5,000 जो है हमको 5,000 की क्लेम कर सकते थे। 25% AGTI तो ऑब्वियसली 10,000 से ज़्यादा ही है, अगर इसका 25% करें तो वो अमाउंट तो ज़्यादा ही हो जाएगा। सो दिस इज़ हाउ वी कैलकुलेट द डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट पेड फॉर any residential accommodation along with his family. The only condition is that this self-employed individual or any employed individual, इसको किसी तरह का HRA नहीं मिलना चाहिए और इसके पास रेंट फ्री अकोमोडेशन भी नहीं होना चाहिए। जो रेंटेड हाउस है दैट शुड बी ऑक्यूपाइड फॉर हिज ओन रेजिडेंस, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि रेंट पर ले लिया है लेकिन उसमें रह कोई और रहा है। Assessee, spouse or minor child or HUF of which assessee is member doesn't own any residential accommodation at the place where assessee ordinarily resides। तो यानी कि उसका जो है वो अगर अकोमोडेशन ले रहा है, रेंट पे ले रहा है, तो उसी एरिया में उसका कोई हाउस नहीं होना चाहिए उसके पास, राइट। उसके ही शुडंट ओन एनी रेजिडेंशियल अकोमोडेशन at a place where he works or carries on his business or profession। अगर कोई असेसी है जो रेजिडेंशियल अकोमोडेशन ओन करता है एट एनी प्लेस जो कि उसकी प्लेस ऑफ रेजिडेंस नहीं है या जहाँ वो काम करता है वो नहीं है, देन द कंसेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी इज़ नॉट क्लेम्ड बाय द असेसी, राइट। तो अगर उसने किसी तरह का कंसेशन क्लेम नहीं किया हुआ तो अगेन ही कैन claim for the deduction under this particular section। So that is all we have discussed today in our lecture. Remaining we will discuss in the next class. Thank you.